हेलो गाइस, हैव अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग टेक्स्ट बुक का सीरीज 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं टेक्स्ट बुक का सीरीज 2। पहला क्वेश्चन है हम लोग का टेक्स्ट बुक सीरीज 2 का कि हवा की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर, पवन चक्की और वायुफलक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुफलक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वायुफलक। वायुफलक का उपयोग किया जाता है हवा की दिशा ज्ञात करने के लिए। आइए इसका डिस्कशन हम लोग पढ़ते हैं। हवा की दिशा जानने के लिए वायुफलक का उपयोग किया जाता है। की पॉइंट है, हवा की दिशा निर्धारित करने के लिए एनीमोमीटर के हिस्से के रूप में एक पवन फलक का उपयोग किया जाता है। वायुफलक एक ऐसा उपकरण है जो एक ऊर्ध्वाधर अक्ष पर घूमने के लिए क्या होता है? स्वतंत्र होता है, और इसलिए हवा के संबंध में इसकी दिशा को बदलता है, जिससे इसको दिशा मिलती है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है, जैसे पवन चक्की पर हवा का प्रभाव होता है, इस उपकरण से हवा की गति और दिशा को मापा जा सकता है। आइए एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोल रहा है कि एनीमोमीटर का उपयोग हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मैंने पहला ऑप्शन जो मारा था वो एनीमोमीटर मारा था, पर एनीमोमीटर गलत है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा है हवा की दिशा ज्ञात करने के लिए, तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुफलक। और एनीमोमीटर किसका आंसर हो जाएगा? हवा की गति। अगर आपको गति पूछेगा तब आपका एनीमोमीटर सही आंसर होगा। तो एनीमोमीटर का उपयोग हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है, तथा वायुफलक का उपयोग हवा की दिशा को, यानी डायरेक्शन और स्पीड, यानी डायरेक्शन और वेलोसिटी क्या होता है? अलग अलग होता है। वेलोसिटी पूछेगा तो एनीमोमीटर, और हवा की दिशा पूछेगा यानी डायरेक्शन पूछेगा तो वायुफलक। अब बोल रहा है, जबकि एक पवन उड़चक्की जो होती है, एक पवन ऊर्जा को घूर्णी ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप याद रखिए। पवन चक्की पवन ऊर्जा को घूर्णी ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। पॉइंट 2 बोल रहा है, कुछ वैज्ञानिक एनीमोमीटर हवा की गति को 3 आयामों में अधिक सटीक रूप से मापने के लिए एक ध्वनि की गति का उपयोग करते हैं। तीसरा बोल रहा है, वायुमंडल में नमी की मात्रा को मापने के लिए एक हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नमी की मात्रा को मापने के लिए हाइग्रोमीटर, यानी जब भी आपसे पूछेगा ह्यूमिडिटी तो हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ठीक है। अच्छा, आपसे डायरेक्शन पूछेगा हवा का, तो हवा का जब भी डायरेक्शन पूछे तो वायुफलक, और हवा की जब भी वेलोसिटी पूछे तो एनीमोमीटर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, डैश जो होता है एक सेम के आकार का अंग है, क्या? मस्तिष्क, गुर्दा, यकृत या दिल? मस्तिष्क, गुर्दा, यकृत या दिल? गुर्दा। गुर्दा इसका सही आंसर हो जाएगा। गुर्दा जो होता है वो सेम आकार का होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी। गुर्दे को किडनी बोलते हैं, और यकृत को क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। दिल को आप लोग जान ही रहे हैं, हार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो गुर्दा जो है वो एक सेम आकार का अंग होता है। आइए इसका हम लोग डिस्कशन देखते हैं। गुर्दे सेम आकार के अंगों की एक जोड़ी होती है जो लगभग 11 सेंटीमीटर की लंबाई की होती है और पेट के पीछे स्थित होती है। तो गुर्दे जो होता है सेम के आकार के अंगों की एक जोड़ी होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर होती है, और ये पेट के पीछे स्थित होती है। इसके पसलियों के नीचे रीढ़ के दोनों ओर होती है, जो पसली के नीचे तथा रीढ़ के दोनों ओर होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य होता है रक्त को छानना और अतिरिक्त पोषक तत्वों और अशुद्धियों को हटाना। ठीक है, ये हम लोग के शरीर के अपचय चीज़ को हटाती है, रक्त को छानती है। ठीक है, अशुद्धियों को हटाने का कार्य करता है, और ये एक सेम के आकार की एक जोड़ी अंग होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है, फेफड़ों के अंदर श्वसन का स्थान क्या है? फेफड़ों के अंदर श्वसन का स्थान क्या है? ब्रैंकियोलस, ब्रोंकाई, ट्रेकिया या एल्वियोली? ठीक है, तो फेफड़ों के अंदर श्वसन का जो स्थान होता है वो एल्वियोली होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एल्वियोली क्या होता है, तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि एल्वियोली होता क्या है। एल्वियोली फेफड़े और रक्त ले जाने वाली कोशिकाओं के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को अनुमति देता है। तो एल्वियोली क्या होता है? फेफड़े के अंदर ब्लड को ले जाने के लिए जो हम लोग का सेल होता है, कोशिका होती है, उसके बीच ऑक्सीजन और CO2 यानी कि O2 और CO2 के बीच आदान प्रदान की अनुमति देती है।
ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी ऑफिशियल काम करने के लिए सरकार से अनुमति लेते हैं, उसी तरह ये भी उसी तरह का एल्यूविली है जो रक्त को ले जाने के लिए कोशिकाओं के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आदान प्रदान की अनुमति देती है, जिसे ऑक्सीजन युक्त करना पड़ता है। इस प्रकार श्वसन को सक्षम किया जा सकता है। अच्छा, ये किस प्रकार की होती हैं, तो दूसरा पॉइंट बोल रहा है ये गुब्बारे के आकार की वायुथैली होती है। गुब्बारे आप देखें उस तरह की वायुथैली होती है जो श्वसन ब्रिज के अंत और गुच्छों के रूप में स्थित होती है। तीसरा बोल रहा है गैसों के प्रसार के लिए अधिक सतह क्षेत्र के लिए फेफड़ों में एल्वियोली की एक बड़ी संख्या होती है। ठीक है, एल्वियोली बहुत संख्या में होती है। चूँकि ऑक्सीजन प्रसार की दर सतह क्षेत्र पर निर्भर है, इसलिए गैस विनिमय के एक बड़े सतह क्षेत्र के साथ अधिक तेज़ी से होती है तथा यह फेफड़ों में लगभग 400 मिलियन एल्वियोली होती है। एल्वियोली कितनी होती है? 400 मिलियन। आप सोचिए कि आपके बॉडी में 400 मिलियन तक एल्वियोली होती है। छोटे छोटे, मतलब अब अंगूर के जो गुच्छे होते हैं उस तरह के आकार में होती है, मतलब, और या फिर आप समझ लीजिए कि गुब्बारे के आकार की होती है। ठीक है, छोटे छोटे गुब्बारे के आकार की होती है जो 400 मिलियन तक होती है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ये अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, किसके लिए? रक्त ले जाने के लिए फेफड़ों और कोशिकाओं के बीच। नेक्स्ट बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की छोटी कोशिकाओं को हटा दिया जाए तो वायु मार्ग से बाहर की वायु में मौजूद होती है, जहाँ एक स्थान ऑक्सीजन वायुमंडल से रक्त वाहिकाओं में फैलाता है। ठीक है, मतलब पूरा CO2 को अगर छोटी कोशिकाओं से हटा दिया जाए तो वायु मार्ग से बाहर में मौजूद होती हैं तथा एक साथ ऑक्सीजन वायुमंडल में रक्त वाहिकाओं को फैला देती हैं। मतलब ब्लड को क्या करता है? सर्कुलेट कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोल रहा है धातुएं विद्युत की संवाहक क्यों होती हैं? ऑप्शन है कम गलनांक के कारण, उच्च घनत्व के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण या उच्च तनन सामर्थ्य के कारण। तो उच्च तनन सामर्थ्य आप देख पा रहे हैं कि मैंने मारा था, जो कि एक गलत आंसर है। धातुएं जो विद्युत की संवाहक होती हैं वो होती हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। जब भी इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है तो धातु क्या होती है? विद्युत की संवाहक हो जाती हैं। आइए इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव में समझते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण धातु बिजली के अच्छे संवाहक होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इसीलिए क्या होता है? प्रोटॉन क्या करता है? धातु पे अच्छा से वर्क कर पाता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसके वजह से धातु क्या होता है? बिजली के अच्छे संवाहक होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं और ये बाहरी क्षेत्र के आवेदन पर चलते हैं, और या इलेक्ट्रॉनों की गति जिसके परिणामस्वरूप विद्युत का प्रवाह होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जितना मुक्त रहेंगे, जितने बाहरी कक्ष में घूमेंगे, उतना ही क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक प्रकार का मूल संशोधन है जो पौधे को ऑक्सीजन प्राप्त करने में मदद करता है। डैश डैश एक प्रकार का मूल संशोधन है जो पौधे को ऑक्सीजन प्राप्त करने में मदद करता है। तो आंसर हो जाएगा श्वसन मूल। ऑप्शन इसका है श्वसन मूल, स्तंभ मूल, अपस्थानिक मूल या उपरोक्त में से कोई। बहुत ही घटिया टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है, कोई भी कन्फ्यूज हो सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए। एक डैश प्रकार का एक जो मूल संशोधन होता है वो पौधे को ऑक्सीजन प्राप्त करने में मदद करता है, वो है श्वसन मूल। ये पौधे को ऑक्सीजन प्राप्त करने में मदद करता है, श्वसन मूल। श्वसन मूल क्या होता है? श्वसन मूल होता है कुछ पौधे जो दलदलीय क्षेत्र में उगते हैं, दलदलीय क्षेत्र में उगेंगे। ठीक है, ऐसे पौधे जो दलदल में उगते हैं, जड़ें जमीन से बाहर निकली रहती हैं। ठीक है, जड़ें जब जमीन से बाहर निकलती हैं और पौधे को श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में मदद करने के लिए ऊपर की ओर बढ़ती हैं, ऐसी जड़ों को श्वसन मूल कहा जाता है। यानी कि इनका जो रूट्स होता है ना, वो ज़मीन के ऊपर होता है, ज़मीन के नीचे दबा हुआ नहीं रहता। ऊपर आकर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पौधे को ये क्या करती है? हेल्प करती हैं। ठीक है, इसका और एक नाम है नियोमेटोफोरस। ठीक है, नियोमेटोफोरस भी इसको कहा जाता है, या श्वसन मूल या नियोमेटोफोरस भी याद रख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है जबकि अस्तंभ मूल तने के निचले नोट से निकलती हैं तथा अपस्थानिक मूल पेड़ों से लटकी हुई रहती हैं। ये दोनों पौधे को समर्थन प्रदान करती हैं। ठीक है, तो श्वसन मूल आप समझ गए। श्वसन मूल किस तरह का पौधा होगा? इस तरह का पौधा होगा जिसका जड़ जमीन से बाहर निकला होगा और वो ऑक्सीजन प्राप्त करके पेड़ को हेल्प करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दूध के pH की प्रकृति क्या है? देखिए मैंने मारा था थोड़ा क्षारीय, थोड़ा सा मैंने कन्फ्यूजन में मारा था, पर क्षारीय नहीं होगा। क्षारीय क्या होता है? 7 से ज़्यादा जब होता है, 7 से ज़्यादा तब ये क्षारीय होता है, और 7 से जो कम होता है, 7 से कम होगा तो वो क्या होगा? वो अम्लीय होगा। ठीक है, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय, याद रखिए। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ
कि ये 7 प्लस होता है, ठीक है, और ये 7 माइनस होता है। तो 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय, ठीक है। अत्यधिक अम्लीय अत्यधिक क्षारीय तो ये ऑप्शन जाएगा ही नहीं, आपको थोड़ा क्षारीय थोड़ा अम्लीय मार रहा है। तो दूध का जो पावर ऑफ हाइड्रोजन की प्रकृति होती है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या होती है, थोड़ा अम्लीय होती है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा थोड़ा अम्लीय। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। इसका डिस्कशन बोल रहा है दूध का जो पीएच होता है 6.5 से 6.7 है, यही कारण है कि यह प्रकृति में थोड़ा सा अम्लीय होती है। ये याद रखिए, आपको ये पूछता है आपसे, इसको याद रखिए। पीएच जो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन 6.5 से 6.7 होती है, और यही कारण है कि यह प्रकृति में थोड़ा सा अम्लीय होती है। मैंने क्या बोला, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से कम, ठीक है, याद रखिए। 7 से कम तो एसिड होगा, ठीक है। 7 से कम रहेगा तो एसिड रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। 7 से कम रहेगा तो एसिड रहेगा। अच्छा, और बोल रहा है यह दूध में लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। दूध में हम लोग को पता है कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, जो दूध को क्या करता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इतना याद रखिए। क्या करता है ये छोड़ दीजिए। हाँ, दूध में लैक्टोबैसिलस ये पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, जो दूध को दही जमाने में मदद करता है, ठीक है, ये याद रख सकते हैं आप। पिंड के वजन में वृद्धि के साथ घर्षण का बल डैश हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है, स्थिर रहता है, या बढ़ता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, बढ़ता है। जाहिर सी बात है, पिंड के वजन में जब भी वृद्धि होगी तो घर्षण बल बढ़ेगा। अब आप बोलिए कैसे बढ़ेगा, तो आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन में देखते हैं कैसे बढ़ कैसे रहा है ये। देखिए बोल रहा है किसी वस्तु द्वारा अनुभव किए जाने वाला घर्षण उसके वजन के सीधे अनुपाती होता है। कोई भी वस्तु जो हम लोग अनुभव कर सकते हैं उसके द्वारा जो भी घर्षण होता है उसके वजन के सीधे अनुपातिक होता है, यानी जितना ज़्यादा वजन उतना ज़्यादा घर्षण, ठीक है। आप सोचिए ना, आप 10 किलो का एक कोई वस्तु लीजिए, उसको रख दीजिए, उसको ढकेलिए, वो ज़्यादा घर्षण होगा नहीं, किंतु वही हल्का कोई चीज़ लीजिए, उसको ढकेलिए, वो देखिए ज़्यादा दूर तक जाएगा। तो कम हल्का तो ज़्यादा घर्षण, ज़्यादा भारी तो कम घर्षण। तो जो घर्षण होता है वजन के सीधे अनुपातिक होता है, अर्थात वजन में वृद्धि के साथ साथ शरीर द्वारा अनुभव किए जाने वाला घर्षण भी बढ़ता है और इसके विपरीत होता है। फिर बोल रहा है घर्षण विरोधी बल या प्रतिरोध है जो दूसरे के खिलाफ खिसकने दो वस्तुओं द्वारा अनुभव किया जाता है। जो मैंने बताया आपको, घर्षण दो वस्तुओं के सतह के बीच परस्पर क्रिया और परिणाम है। जब वस्तु का वजन बढ़ता है तो प्रभाव मजबूत हो जाता है, जिसके कारण प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तो वस्तु की कीमत क्या हो जाती है। एन लॉ ऑफ डिमांड, ये क्वेश्चन मैंने भी पहली बार देखा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोग के लिए सिलेक्ट किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। एन लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तो वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, तो वस्तु की कीमत कम हो जाती है। अब आप समझ नहीं पाए होंगे कि क्यों कम हो जा रही है, क्यों बढ़ रही है। क्वेश्चन है क्या, एन लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, तो हम लोग इसका डिस्कशन में देखेंगे, ठीक है। बढ़ती है, कम हो जाती है, बढ़ता घटता है, या वैसे ही रहता है, तो कम हो जाता है। जब भी डिमांड होगा उसके हिसाब से वस्तु की मांग में वृद्धि होगी तो वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे कम हो रही है, आइए देखते हैं कैसे कम होती है। बोल रहा है डिमांड के कानून के अनुसार एक कमोडिटी की मांग और कीमत एक दूसरे के विपरीत अनुपातिक होते हैं। इसको याद रखिए, जो मांग होती है, कमोडिटी की मांग जो होती है वो और कीमत जो होती है एक दूसरे के विपरीत अनुपातिक होती है। यदि मांग बढ़ेगा तो कीमत घटेगा, और अगर मांग कम जाएगा तो कीमत बढ़ जाएगा। अब मार्केट में मांग है नहीं तो कीमत उसका बढ़ा हुआ रहेगा, और मान लीजिए बहुत ज़्यादा मांग है यानी कि उसका कीमत घटा हुआ है, तभी उसका मांग हो रहा है मार्केट में कि चलो भाई सस्ता है, चलो ले लेते हैं, सब लोग इसका डिमांड करेगा। इसलिए कमोडिटी की मांग में वृद्धि के साथ साथ इसकी कीमत घट जाती है। आप देखते होंगे कि ये सस्ते दुकान में ही ज़्यादा भीड़ रहती है, क्यों, वहाँ पे मांग ज़्यादा है, क्योंकि वस्तु का दाम कम है। सीधा सा एग्जांपल है। मांग का नियम बताता है कि किसी भी अच्छे और सेवा की निरंतरता
मूल्य और मात्रा की मांग अन्य कारक एक दूसरे के विपरीत रूप से संबंधित है। जब किसी उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी उत्पाद की मांग गिर जाती है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो गया, कोई खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, मांग ऐसे ही कम हो गया। और मान लीजिए कोई वस्तु का अगर मांग उसका जब बढ़ता कब है? जब उस उत्पाद की कीमत कम हो जाती है। अर्थात दूसरे शब्दों में उच्च कीमत के रूप में कहा जा सकता है कि कम मात्रा की मांग की या मामूली सी उपयोगिता के कारण होता है। समझ गए? यानी वस्तु का दाम अगर ज़्यादा रहेगा तो कोई नहीं खरीदेगा, मांग नहीं रहेगा, और अगर वस्तु का दाम कम होगा तो मांग ज़्यादा होगी, यानी सभी लोग खरीदना चाहेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संचारी रोग है? संचारी रोग वो होता है जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, मतलब जो फैलता है, संचार करता है। मतलब मेरे को हुआ, मेरे से किसी और को हो सकता है, उनसे किसी और को हो सकता है, उनको संचारी रोग कहा जाता है। और गैर संचारी रोग वे होते हैं जो किसी में फैलते नहीं हैं। मतलब अगर मुझे है तो मुझे ही रहेगा, मेरे से किसी में फैलेगा नहीं। तो संचारी जो रोग होते हैं फैलने वाला, वो होता है टाइफाइड। मधुमेह गैर संचारी है, ठीक है, मधुमेह गैर संचारी है, रतौंधी गैर संचारी है, और कैंसर भी गैर संचारी। मतलब ये बीमारियां किसी और अगर जिनको है उन्हीं को रहेगी और किसी को होगी नहीं। पर टाइफाइड ऐसा एक है जो अगर किसी को हुआ है और कोई उसके संपर्क में आता है तो उस व्यक्ति को भी हो जाएगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन बोल रहा है, संचारी रोग वे बीमारियां हैं जो विभिन्न प्रकार के कीटों, त्वचा के संपर्क, भोजन बूंदों आदि के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति आसानी से पहुंचाई जा सकती है। मतलब ट्रांसपोर्ट किसी भी तरह से हो सकता है, कीटों के माध्यम से हो सकता है, भोजन के माध्यम से हो सकता है, बूंदों के माध्यम से हो सकता है, किसी भी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकती है, ठीक है, फैल सकती है। उदाहरण टाइफाइड, खसरा, साल्मोना आदि ये सब फैलने वाली बीमारी यानी संचारी रोग है। और मधुमेह, रतौंधी, कैंसर ये सब गैर संचारी रोग है, क्योंकि ये जिनको है उन्हीं को रहता है, ये फैलता नहीं है। और कैंसर वाले व्यक्ति के साथ हम मिलेंगे तो हमको कैंसर नहीं होगा, ठीक है। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आपसे कि टाइफाइड किस कारण होता है। टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो ज़्यादातर भोजन और पानी के दूषित प्रदूषण से होता है। तो दूषित पानी पीने से और गंदा भोजन खाने से टाइफाइड आपको हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेपो दर क्या है, और यही हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। रेपो दर क्या है? जब किसी बैंक को नकदी की जरूरत होती है तो भारतीय रिजर्व बैंक के एक्सचेंज ऑफ बिल और ऋण सुविधाओं का लाभ उठा सकता है? नहीं, बिल्कुल गलत, ठीक है, ये एकदम गलत बोल रहा है। जब किसी बैंक के पास अधिक नकदी होती है तो वे आरबीआई से नकदी खरीदने के लिए इस शर्त पर खरीदते हैं कि वे पूर्व निर्धारित दिन और मूल्य पर आरबीआई को प्रतिभूतियों पर पुनः बेचते हैं? नहीं, बेचने का कोई सिस्टम ही नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है अगला तीसरा, यह वह दर है जिस पर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ वाणिज्यिक बैंकों को अस्थायी ऋण सुविधा देती है। हाँ, आरबीआई क्या करती है? ऋण सुविधा देती है, और इस शर्त पे देती है कि छोटी बैंक जो होती है वो अवधि के भीतर प्रतिभूतियों को पुनः खरीद करेगा। छोटी बैंक की अवधि के भीतर प्रतिभूतियों को खरीद करेगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है, यह एक दर होता है, एक रेट होता है जो बैंकों द्वारा अपने सबसे मूल्यवान ग्राहकों या प्रधान ग्राहकों को दिया जाता है। सही बात है, ये दिया जाता नहीं, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। रेपो रेट जो होता है, रेपो रेट दर को ब्याज की राशि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो वाणिज्यिक बैंकों को धनराशि देते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वसूला जाता है। रेपो शब्द तकनीकी के रूप से पुनर्खरीद ऑपरेशन या पुनर्खरीद समझौते के लिए है। दोनों पक्षों को पुनर्खरीद की एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है जो पुनर्निर्धारित मूल्य पर विशिष्ट तिथि पर प्रतिभूतियों को पुनः खरीद को बताएगा। भारत में रेपो दर को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया था। इसको याद रखिए, रेपो दर में कोई भी बदलाव अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित कर सकता है। अगर रेपो दर बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? डामाडोल हो जाएगी। रेपो दरों में कमी से देश के विकास और आर्थिक विकास को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। रेपो दर में गिरावट से बैंकों को अपने ऋण दर में भी कमी आ सकती है जो खुदरा ऋण निर्यातकों के लिए लाभकारी होता है। अगर रेपो रेट में कमी आ जाएगी तो जो लोग ऋण लिए हैं उनको भी कम ब्याज चुकाना पड़ेगा, यानी इससे उनको फ़ायदा होता है। ठीक है, तो होप आप सबको समझ में आया होगा। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक नहीं भी करिएगा तो चलेगा। धन्यवाद।